हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर शालिनी कालरा, विजय कालरा हॉस्पिटल से। तो वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज मैंने सोचा क्यों ना एक्सपेक्टिंग मदर्स की थोड़ी सी क्वेरीज़ क्लियर करी जाएं, क्योंकि जनरली मैंने देखा है प्रेग्नेंट लेडीज़ को बड़ी सारी क्वेरीज़ रहती हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या खाना चाहिए, कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए। सो आज हम ट्राई करते हैं कि उनकी थोड़ी बहुत क्वेरीज़ अगर हम सॉल्व कर पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जनरली आते हैं खाने पे। तो जनरली वो सोचते हैं कि हम क्या खाएं या कौन सा फ्रूट खाना सही है या क्या चीज़ें हमें बिल्कुल अवॉइड करनी है। तो जनरली ऐसे मॉडरेशन में यू कैन हैव एनीथिंग। मतलब जैसे आप ओवर द काउंटर कोई मेडिसिन ना लो, सेल्फ मेडिकेशन ना करो। खाने में आप सारे सीजनल फ्रूट्स खा सकते हो। दो फ्रूट्स के लिए थोड़ा सा एक डाउट बना रहता है, जैसे पपाया के लिए और पाइनएप्पल के लिए। एक्चुअली क्या होता है, पपाया राइप पपाया इज़ सेफ़, यानी आप पका हुआ पपीता खा रहे हो, उसमें जनरली कोई दिक्कत नहीं है। इट्स ओनली अबाउट द रॉ पपाया। अब कच्चा पपीता तो वैसे भी कोई नहीं खाता है। रॉ पपाया के अंदर जनरली एक एंजाइम होती है पेपेन, जो कि अबॉर्टिफिशिएंट एजेंट की तरह काम कर सकती है। तो इसलिए कच्चा पपीता नहीं खाना, अच्छे से पका हुआ पपीता यू कैन हैव। एंड द सेकेंड फ्रूट इज़ पाइनएप्पल। एक्चुअली पाइनएप्पल के अंदर कहते हैं कुछ ऐसी एंजाइम्स होती हैं जो कि सर्विक्स को राइप कर देती हैं और प्रीटर्म लेबर कॉज कर सकती हैं, इसलिए। बट ठीक है, पाइनएप्पल की भी एक दो स्लाइस लेने से जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तीसरी चीज़ आती है, वो पूछते हैं चाय ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं। यस, इन मॉडरेशन यू कैन हैव। इफ़ यू कैन अवॉइड, दैट इज़ वेरी मच फाइन। अगर आप नहीं अवॉइड कर सकते तो पूरे दिन में 1 या 2 कप कॉफ़ी आप ले सकते हैं, यानी द लिमिट इज़ 200 mg पर डे ऑफ कैफ़ीन। अब 200 mg आपको लेवल पे देखना पड़ेगा कि आप जो भी कॉफ़ी का ब्रांड यूज़ कर रहे हैं उसमें कितना रहता है, ठीक है, या आपके कप का साइज़ क्या है। और कैफ़ीन जो होता है वो सिर्फ कॉफ़ी में नहीं होता, इवन टी हैज़ कैफ़ीन। इसके अलावा जो आप चॉकलेट्स खाते हैं उसके अंदर भी कैफ़ीन इनटेक होता है। तो यू शुड बी लाइक वेरी मच माइंडफुल ऑफ़ योर ईटिंग हैबिट्स। आप क्या खा रहे हो, बाहर का जंक नहीं खाइए, घर का होम कुक्ड फूड खाइए, पानी साफ पीजिए, बिकॉज अननेसेसरी इन्फेक्शन को इनवाइट मत करिए, ठीक है। तो अब आते हैं दूसरे सवाल पे कि क्या हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप पहले से कोई एक्सरसाइज शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आप थोड़े से मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं एज़ पर योर प्रेगनेंसी। अगर आप पहले से कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आप लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज शुरू कर सकते हैं, लाइक वॉकिंग, प्रीनेटल योगा। मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि खाने के बाद वॉक ज़रूर करना चाहिए फॉर 20 मिनट्स और हाफ आवर। इससे आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहता है और आप एक्टिव भी रहते हो, ब्लोटिंग वगैरह की प्रॉब्लम भी कम रहती है। अनटिल एंड अनलेस आपके ऑब्स्टेट्रिशियन ने किसी भी कॉम्प्लिकेशन की वजह से आपको रेस्ट एडवाइस नहीं किया हुआ है, देन यू शुड स्टे एक्टिव ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। दैट इज़ बेनिफिशियल टू यू एंड योर बेबी ऑल्सो। अगेन, कोई ऐसी हाई रिस्क फॉल जिसमें लगे गिर सकते हैं, इस तरह की कोई भी एडवेंचरस या बहुत हाई इम्पैक्ट वाली एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन इज़ ऑलवेज अ वेलकम, है ना। तो मेडिटेशन करिए, प्रीनेटल योगा करिए, वॉक करिए और हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अब पेशेंट्स की जनरली क्वेरी होती है कि मूवमेंट फील कैसे करें, मूवमेंट का काउंट चेक कैसे रखें। तो जनरली क्या होता है, 18-20 हफ्ते के बाद प्रेग्नेंट फीमेल्स को थोड़ी बहुत किक्स मालूम पड़नी शुरू हो जाती हैं और अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाती हैं 26-27 हफ्ते के बाद। जो किक काउंट होता है वो आपको 28 हफ्ते के बाद काउंट रखना होता है। उसके 2 तरीके होते हैं, या तो आप बैठें और पूरा 10 काउंट होने का वेट करें, बट जनरली इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है, चाहे वो होम मेकर हो या वर्किंग हो, कि वो 10 काउंट होने का वेट करती रहे। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, इसके बाद हाफ आवर के बाद 1 आवर के लिए लेफ़्ट साइड करवट लेके लेट जाएं और उसमें 3 किक होने का वेट कर लें। 1 घंटे में जैसे ही आपको 3 किक हो जाए, देन यू कैन रिज्यूम योर रूटीन, यानी घंटे में 3 किक हो जाए, दैट इज़ बेनिफिशियल। अगर आपको लग रहा है कि आप घंटे से लेटे हुए हैं, नाश्ता, लंच या डिनर करने के बाद अभी तक 3 मूवमेंट नहीं हुए हैं, तो आप थोड़ा सा ग्लूकोज वाटर या फिर कोई जूस या कोई लिक्विड ले सकते हैं और अगेन हाफ आवर के लिए और वॉच करो। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि मूवमेंट नहीं हुआ या डेली जितना मूवमेंट होता था उससे कम हो रहा है, देन यू शुड कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। ओके, उसके बाद जनरली फीमेल्स की क्वेरी होती है
कि क्या ज़रूरी है कि मैं लेफ़्ट साइड ही लेटूँ, क्या मैं सीधी लेट सकती हूँ या नहीं। देखिए, अर्ली प्रेगनेंसी में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक कि यूट्रस उतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन लेटर जेस्टेशन में जब यूट्रस बहुत बड़ा हो जाता है और आप सीधा लेटते हैं तो आप आपके बॉडी के जो मेजर वेसल्स होते हैं, आईवीसी वगैरह को कंप्रेस करते हैं। उसकी वजह से टू द ब्लड फ्लो टू द बेबी रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए सीधा लेटना अवॉइड करना चाहिए। प्रेफरेबल इज़ लेफ़्ट साइड। अगर एक जना सारे टाइम तो लेफ़्ट साइड लेट नहीं सकता तो ठीक है, आप राइट साइड होके लेट जाओ, बट लेटरल पोजीशन इज़ ऑलवेज बेटर देन द सुपाइन पोजीशन। मतलब सीधा कम से कम लेटें, ज़्यादा से ज़्यादा लेफ़्ट साइड नहीं लेटा जा रहा तो आप राइट साइड लेट सकते हैं। ओके, उसके बाद पेशेंट पूछते हैं कि सांस फूलना कितना नॉर्मल है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को लेटर जेस्टेशन में थोड़ी सांस चढ़ने लगती है, स्पेशली वॉक करते हुए। तो देखिए, अर्ली जेस्टेशन में ऐसे ब्रेथलेसनेस के कोई कॉज नहीं होते हैं, तो अगर ब्रेथलेसनेस अर्ली जेस्टेशन में ही हो रही है देन यू शुड कंसल्ट योर प्रैक्टिशनर। हाँ, लेकिन अगर लेटर जेस्टेशन में 8वें-9वें महीने में आपको लग रहा है कि आपको चलते पे थोड़ी सांस फूलती है तो दैट इज़ नॉर्मल, क्योंकि एक तो यूट्रस का साइज़ इतना बड़ा हो जाता है, वो डायफ्राम को ऊपर पुश करता है, तो थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत आती है। दूसरी चीज़ क्या होता है, सर्कुलेशन हमारा एकदम हाइपर डायनामिक सर्कुलेशन होता है, उसकी वजह से भी कई बार थोड़ी सी हार्ट बीट महसूस होती है या थोड़ी सांस महसूस होती है। लेकिन अगर आपको बैठे बैठे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, बैठे बैठे पैल्पिटेशन हो रहा है या किसी भी तरह से चेस्ट पेन हो रहा है, देन इट नीड्स इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। यू शुड इमीडिएटली कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट और द फिजिशियन। ओके, देन एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है, क्या हम ओवर द काउंटर कोई मेडिसिन ले सकते हैं? नो 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 सेल्फ मेडिकेशन ऑलवेज। अगर आपको किसी भी तरह की कोई मेडिकल या कोई इशू है देन यू हैव टू कंसल्ट योर प्रैक्टिशनर। अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करिए और उसकी सलाह पर ही जो भी मेडिसिन लेनी है वो लीजिए। एक्सरेज जनरली अवॉइड करने होते हैं, कोई एक्सरेज नहीं कराने होते हैं। आप गिर गए हैं, कोई चोट लग गई है, आप ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं, सबसे पहले बताइए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिससे उनकी नॉलेज में यह आ जाए कि वो लेडी प्रेग्नेंट है तो उसका एक्सरे नहीं कराना है, अगर कि हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर बहुत ही ज़रूरी हो एक्सरे कराना तो वो आपको एक एब्डोमिनल शील्ड प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद एक्सरे करते हैं। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज कीप इन अ माइंड कि एक्सरेज जनरली नहीं कराने हैं प्रेगनेंसी में। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन कि अल्ट्रासाउंड सेफ है कि नहीं है। अल्ट्रासाउंड आर साउंड वेव्स, ठीक है, हमें सुनाई नहीं देती क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी से हमारे कानों से हम सुन नहीं सकते वो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बट दीज आर ऑल्सो साउंड वेव्स एंड वेरी मच सेफ टू द मदर एंड द बेबी। इनफैक्ट अल्ट्रासाउंड जो टाइमली हमारे अल्ट्रासाउंड होने होते हैं वो होने बहुत बेनिफिशियल और इन्फॉर्मेटिव होते हैं, जिससे हमें अंदर बेबी का क्या स्टेटस है उसके बारे में टाइम टाइम पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो यस, अल्ट्रासाउंड्स आर वेरी मच सेफ एंड इनफैक्ट नेसेसरी इन द प्रेगनेंसी। देन एक बड़ी कॉमन अब कंप्लेंट आने लगी है कि क्या हम हेयर डाई कर सकते हैं या नील पेंट लगा सकते हैं। So my take on this is कि if you can avoid you should avoid अननेसेसरी कोई भी केमिकल, कितना भी ऑर्गेनिक क्यों ना हो। अगर हम हेयर डाई ना करें, अगर हमारा काम चल सकता है तो वी शुड अवॉइड एनी केमिकल ईदर ऑन द स्किन और ऑन द हेयर और ऑन द नेल्स, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आपने कुछ अप्लाई करना ही है, तो जो आपका पहले से कोई टेस्टेड प्रोडक्ट हो जिससे आपको कोई एलर्जी ना हो देन यू कैन यूज़। ओके, एंड लास्टली एक और क्वेरी कि क्या हम ट्रैवल कर सकते हैं प्रेगनेंसी में। तो यस, ट्रैवलिंग इज़ सेफ़ इन प्रेगनेंसी स्पेशली इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर, मतलब कि 12 हफ्ते से 28 हफ्ते तक ट्रैवलिंग इज़ वेरी सेफ़। ध्यान 2-3 चीज़ों का रखना होता है। अगर आप मान लीजिए एयर ट्रैवल कर रहे हैं और आपकी फ़्लाइट बहुत लंबी है तो एयर ट्रैवल में क्या होता है कि आपकी लेग में ब्लड की पूलिंग होने लगती है, जिससे क्लॉट बनने का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है लंबी आपकी फ़्लाइट है तो आपको हर घंटे में थोड़ा चलना चाहिए और कंप्रेशन स्टॉकिंग्स लेके जाने चाहिए और उनको पैरों में बांध लेना चाहिए। तो आई होप आज मैंने थोड़ी बहुत आपकी क्वेरीज क्लियर करी होंगी। मे बी जो और क्वेरीज होंगी वो हम नेक्स्ट टाइम लेते हैं। एंड थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ यू। थैंक यू।